Hello everyone, a very warm welcome to our geography lecture series. This series is going to be presented by me Mohit Kumar Chauhan and ये सीरीज़ आपके बोथ प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के हमारे टॉपिक्स हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दीज टॉपिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज और यू कैन से टॉपिक्स ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट ऑफ योर जोग्राफी। तो हम पहले जान लेते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये थ्योरी डेवलप क्यों हुई? बेसिकली ये एक अटैम्प्ट था डेवलप करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट क्रिएटेड द अर्थ क्रस्ट एंड हाउ द कॉन्टिनेंट्स वर फॉर्म्ड। जो भी आपका अर्थ क्रस्ट आज की डेट में प्रेजेंट है, चाहे वो ओशियनिक हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल अर्थ क्रस्ट हो, तो ये कैसे बना एंड वो आज की डेट में जिस फॉर्म में है वो कैसे उस फॉर्म में पहुंचा, एंड हाउ द कॉन्टिनेंट्स गेट लोकेटेड वेयर दे आर एंड द प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द फीचर ऑन द अर्थ क्रस्ट। इन्होंने बेसिकली जानने की कोशिश की जो अर्थ पे जितने भी फीचर्स हैं वो वहाँ पे कैसे आए, वो वहाँ पे कैसे डेवलप हुए और उनके क्या क्या रीजंस थे। तो चलो जान लेते हैं इस थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी जो इसके बारे में बात करी गई थी वो करी गई थी एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा इन 1908, जिन्होंने बोला था कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव हो रहे हों और ड्रिफ्ट हो रहे हों फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल भी लिया कि बिफोर द मीजोजोइक टाइम्स और ड्यूरिंग द मीजोजोइक टाइम देर वॉज प्रेजेंट अ अंगारा लैंड विच इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, एंड देर इज़ अ गोंडवाना लैंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, एंड उसके बीच में एक सी था विच वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग टाइम, एंड ही नेम्ड दैट सी अ टेथीस सी. He said that when this Tethys Sea get closed by the movement of Angara and Gondwana land, तो उसके बीच में जो भी आपके सेडिमेंट प्रेजेंट थे दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसयूरेशन माउंटेन रेंज। इसके बाद आती है आपके 1910 से 1912 के बीच में एक थ्योरी दी गई बाय एल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एविडेंस दिए अपनी थ्योरी के लिए, एंड ही सेड दैट ये बिल्कुल सही है कि हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर मूविंग। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए थे, पर इसमें से हम 4 मेन एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका जिग्स ऑफ इट। ही सेड दैट इफ़ वी लुक क्लोजली, तो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं अराउंड एटलांटिक ओशन दे वर वेरी वेल गेट फिट इनटू ईच अदर। इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जो आपका साउरोक केप ऑफ साउरोक है विच इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट हेयर, एंड द प्लेट्यू ऑफ बॉर्बरेमा गेट्स वेरी वेल फिट इनटू द गल्फ ऑफ गिनी कोस्ट ऑफ अफ्रीका। जो आपका ये गल्फ ऑफ गिनी है इसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, एंड ई ऑल्सो सेड दैट द ब्राज़ीलियन हाईलैंड विच इज़ प्रेजेंट हेयर, तो आपके ब्राज़ीलियन हाईलैंड आर सीम्स टू बी द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लोमा माउंटेन्स एंड द फोताजोलन माउंटेन्स विच आर प्रेजेंट इन अफ्रीका। तो वो कहते हैं कि जो आपके हाईलैंड्स थे ब्राज़ील के वो एक वेरी वेल एक्सटेंड दिखते हैं फोताजोलन माउंटेन्स के एंड लोमा माउंटेन्स के। इसमें ये एक और चीज़ बोलते हैं, जो आपका मेडागास्कर है ये वेरी वेल फिट होता है इंडिया और अफ्रीका के बीच में, एंड सेम इज़ द केस विद न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड है वो आपका ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से कट ऑफ पार्ट है। एंड ही गेव द सेकेंड एविडेंस विच इज़ स्ट्रक्चरल एविडेंस। स्ट्रक्चरल एविडेंस में ये क्या कहते हैं कि जो भी आपके मटेरियल्स हैं, रॉक्स हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द अफ्रीकन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो वो वेरी वेल मैच्ड हैं एक दूसरे से इन कॉम्पोजिशन एंड इन टाइप। इसमें ये एक और एविडेंस देते हैं कि जो स्कॉटिश हाईलैंड्स हैं एंड स्कैंडिनेवियन रॉक्स हैं विच आर प्रेजेंट हेयर, स्कॉटिश आइलैंड एंड स्कैंडिनेवियन रॉक्स आर वेरी वेल मैच्ड टू द एपेलेशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका and the Greenland part and Ruhr Valley of Germany. They all have the almost same common type of coal present with them. Third evidence which is fossil evidence. इसमें ये बोलते हैं कि जो भी मीजोजोइक टाइम के रेप्टाइल से लाइफ फॉर्म्स थे वी गेट एविडेंस ऑफ देम फ्रॉम ऑल द कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम, और ये कहते हैं कि ये एविडेंस तभी मिल सकते हैं जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों। इसके लिए ये एग्जांपल लेते हैं मीजोसॉरस, लिस्ट्रोसॉरस, साइनोगैथस एंड ग्लोसेप्टोरिस। ग्लोसेप्टोरिस इज़ अ फर्न। तो
तो ये बोलते हैं कि ये अगर आप जहाँ जहाँ पे इनकी हमें प्रेजेंस मिली है, अगर आप इनको ज्वाइन करें तो आप देखेंगे कि ये इन सब का प्रेजेंस आपको हर एक कॉन्टिनेंट में मिलता है। जैसे कि लिस्ट्रोसॉरस का एविडेंस आपको अफ्रीका में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है एंड एंटार्क्टिका में भी मिलता है। सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन these all the parts of the continent are attached to each other। फोर्थ एविडेंस देते हैं ये पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस विच इज़ वन ऑफ द इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ द टाइम। ये बोलते हैं अगर आप इन सब पार्ट्स को एक जगह जोड़ते हैं एंड टेक देम टू द सदर्न पोल ऑफ द अर्थ, तो आपको यहाँ पे ग्लेशियल एविडेंस मिल जाते हैं दैट ग्लेशियर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। इंडिया के तालचेर में विच इज़ इन ओडिशा एंड अफ्रीका के डरबन में, यहाँ पे आपको ग्लेशियल एविडेंस मिलते हैं। दिस शोज दैट कि एट सम पीरियड ऑफ टाइम इंडिया एंड डरबन मस्ट हैव बीन प्रेजेंट एट द सदर्न पोल ऑफ द अर्थ। और जब ये सदर्न पोल पे प्रेजेंट होंगे और व्हेन दे स्टार्टेड स्प्लिटिंग फ्रॉम वन अनदर, तो दे केम टू द प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रेजेंट पोजिशन। और इससे ऊपर जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स थे, जैसे कि यहाँ पे आपका पड़ेगा यूरेशिया एंड इधर नॉर्थ अमेरिका, तो इस टाइम पे मेसोजोइक पीरियड के टाइम पे ये कॉन्टिनेंट्स आपके प्रेजेंट हो रहे थे उस टाइम के ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्योंकि यहाँ पे ये तो हो गया आपका साउथ पोल एंड दीज विल बी द इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट डेवलप हुआ और उस टाइम पे उस फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के बाद उस फॉरेस्ट की वजह से जो भी कॉल फॉर्मेशन हुआ, तो आपके जो नॉर्थ अमेरिका में और यूरेशिया में पाया जाने वाला कोल वो उतना ही पुराना है जितना आपका इंडिया में ग्लेशियल एविडेंसेस आपको मिलते हैं। तो ये बताता है कि ये चीज़ एक ही टाइम पे हो रही थी। अब देख लेते हैं इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे एंड व्हाट आर द फ्लॉज इन द थ्योरी। तो वैगनर कहते हैं कि दैट देयर एग्जिस्ट अ सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया ड्यूरिंग द पैलियोजोइक और कार्बोनिफेरस टाइम। ये बोलते एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया जो इस टाइम पे प्रेजेंट था, पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि हाउ दिस सुपर कॉन्टिनेंट हैव फॉर्म्ड एंड व्हाट हैपेंड बिफोर द कार्बोनिफेरस टाइम। इससे पहले क्या कोई कॉन्टिनेंट था या नहीं था। ये अपने सेकंड पोस्टुलेट देते हैं जिसमें ये बोलते हैं पैंजिया ब्रेकअप इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट विच वाज सराउंडेड बाय पैंथालासा, जिसका रेमिनेंट आज की डेट का पैसिफिक ओशियन है। तो ये बोलते हैं समटाइम्स ड्यूरिंग द मिड मेसोजोइक टाइम्स द पैंजिया ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट दैट ड्रिफ्टेड अवे टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द वेस्टवर्ड। पर ये एविडेंस नहीं दे पाते हैं या फिर जो वो मैकेनिज्म बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड होता है। ये कहते हैं वैगनर कि जो भी ये ड्रिफ्टिंग के रीजंस थे वो थे आपके द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। पर ये बहुत ही फ्लॉड मैकेनिज्म थे जो वैगनर के द्वारा दिए गए थे। थर्ड ये बोलते हैं इन्होंने बेसिकली एडवर्ड स्वेस का कंसेप्ट अपना लिया था विच इज़ सियाल फ्लोटिंग ओवर सीमा। सियाल इज़ द अर्थ क्रस्ट एंड द सीमा इज़ द मेंटल ओवर विच द सियाल इज़ फ्लोटिंग। ये एक इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जो सियाल और सीमा है दे डोंट हैव अ स्टार्क डिफ्रेंशिएशन, ये काफ़ी ज़्यादा मिक्सड हैं एंड सियाल इज़ नॉट फ्लोटिंग ओवर सीमा बट द लिथोस्फेयर इज़ फ्लोटिंग ओवर द एस्थेनोस्फेयर। इसे हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और जो इन्होंने जितने भी ड्राइविंग मैकेनिज्म दिए थे इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड थे, ये हमने अभी देखा। इसमें क्या क्या इन्होंने ड्राइविंग मैकेनिज्म दिए थे कि द फोर्स रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन, द डिफरेंशियल ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन एंड मून एंड द इम्बैलेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑफ द फ्लोटिंग सियालिक। हम ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी का कंसेप्ट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट है ये हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। पर ये बोलते हैं जो सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड द वेस्ट। एंड इस चीज़ को काउंटर किया जाता है हेरल्ड जेफरी के द्वारा। ही सेज दैट कि ये पॉसिबल नहीं है कि सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल हमारे कॉन्टिनेंट्स को वेस्टवर्ड या नॉर्थवर्ड मूव कर सके, क्योंकि अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल होता देन इट कुड हैव स्टॉप्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, एंड इन प्रॉब्लम्स को बाद में रिफाइन किया गया इन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब स्टार्ट हो जाता है हमारा सेकंड टॉपिक विच इज़ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न थ्योरी एंड इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस रिफाइनमेंट। और ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूस रिफाइनमेंट के प्रोसेस में है। काफ़ी सारे न्यू डिस्कवरीज़ की गई हैं, न्यू जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ की गई हैं इस चीज़ को और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए। ऑल्दो दिस थ्योरी इज़ इंस्पायर्ड बाय वैगनियर थ्योरी, बट इसमें जो लॉजिकल एंड साइंटिफिक बिगिनिंग थी दैट कैन बी ट्रेस बैक टू आर्थर होम्स एंड हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के द्वारा। प्लेट्स, ये टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन की गई थी टूजो विल्सन के द्वारा, who said that the earth is divided into many parts which he called them the plates। और आज की डेट में जितनी भी प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं इनको मार्क करने के लिए हमने एक नेटवर्क बनाया है विच इज़ वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सिस्मिक नेटवर्क। ये हेल्प करता है जितनी भी प्लेट बाउंड्रीज हैं उनको मार्क करने में, और इसमें ये काफ़ी सारे एविडेंसेस का सहारा लेता है जैसे वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक्स। इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं? ये एक्सेप्ट करता है मैकेनिकल डिफरेंशिएशन इनटू लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर और रिजेक्ट करता है सियाल फ्लोटिंग ओवर सीमा। एल्फ्रेड वेगनर बोलते थे कि दिस इज सीमा एंड इसके ऊपर एक सियालिक कॉन्टिनेंट है विच इज़ फ्लोटिंग ओवर सीमा, पर ऐसा नहीं है। ये इस थ्योरी में मेंटल को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें ये हो गया आपका लोअर मेंटल, दिस इज़ मिडल पार्ट एंड दिस इज़ अपर मेंटल। एंड इस अपर मेंटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल एंड एस्थेनोस्फीयर। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बताया जाता है कि जो आपका लिथोस्फीयर है विच इज़ फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फीयर, तो ये लिथोस्फीयर दो चीज़ों से बना है, एक तो क्रस्ट से विच इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशियनिक क्रस्ट। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल ये मिल के फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फीयर पे। एस्थेनोस्फीयर इज इन लिक्विड फॉर्म एंड ये बोलते हैं लिथोस्फीयर इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, ये आपका बीच बीच में ब्रेक होता है जो आपके प्लेट बाउंड्रीज बनाता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग ओवर एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। इंटरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फीचर्स एंड प्रोसेस ऑन द अर्थ सरफेस, और ये बोलते हैं ये जो प्लेट मूवमेंट है दैट लिथोस्फीयर इज मूविंग ओवर एस्थेनोस्फीयर, ये जितना भी आपका प्लेट मूवमेंट है इसी की वजह से जितने भी आपके अर्थ के ऊपर फीचर्स प्रेजेंट हैं ये उनका कारण है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, और आप यहीं देखेंगे जो भी आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जोग्राफिकल फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगी। जैसे ये आपका एटलांटिक में मिड ओशनिक रिज क्रिएट करता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मॉर बोल देते हैं, MOR, मिड ओशनिक रिज। एंड ये जो आपकी लाइन है ये आपकी क्रिएट करती है ट्रांसयूरेशन माउंटेन रेंजेस। दीज आर ऑल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो आपके पैसिफिक के चारों तरफ है। तो ये हमें बताती है कि प्लेट बाउंड्रीज पे काफ़ी सारी फॉर्मेशंस या जोग्राफिकल फॉर्मेशंस बनी हुई हैं। एंड देयर आर मैनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री। First is divergent plate boundary. This is a plate boundary, or you can say this is a boundary where the interaction happens over mantle cell that have rising and diverging limbs which can pull the plates apart. ये बोलते हैं कि यहाँ से मेंटल से एक मैग्मा आ रहा है या फिर आप कह सकते हैं मेंटल सेल है जो आपका राइज कर रहा है और डाइवर्ज कर रहा है, और ये प्लेट्स को आपका पुल अपार्ट कर रहा है। तो ये होता है आपका डाइवर्जिंग बाउंड्री। इसे हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जितना भी मैग्मा आता है दैट डिपॉजिट इन द मिड ओशनिक रिजेस एंड दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट। और ये थ्योरी सपोर्ट करती है हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को, दैट इज टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। एंड ये जो डाइवर्जिंग लिम है ये आपके ओशनिक लिथोस्फीयर के नीचे आते हैं एंड दिस ऑल्सो मार्क्स द मिड ओशनिक रिज एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री के हमें सबसे बढ़िया एग्जांपल्स मिलते हैं अफ्रीकन रिफ्ट वैली में। एक्चुअली अफ्रीका के नीचे एक डाइवर्जिंग बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है एंड उससे वर्ल्ड फेमस अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनी है। एंड इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वोल्केनोज आते हैं जैसे माउंट किलिमंजारो एंड माउंट रुवेंजोरी।
और इस फॉर्मेशन से जो आपके डाइवर्जिंग हो रही है उसमें जब आपका वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लेक्स भी डेवलप हो गए हैं, जैसे कि लेक मलावी विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेक न्यासा, लेक तंगानाइका, ये है आपका लेक तंगानाइका, लेक न्यासा, लेक रुडोल्फ एंड लेक एल्बर्ट। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे लेक प्रेजेंट हैं। एंड एक इसकी वजह से बहुत ही मेजर फॉर्मेशन बना है, दैट इज़ रेड सी। तो ये आपका बताता है कि जो आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है इसकी वजह से कौन कौन से जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस बने हैं। इसके बाद आता है आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। देखिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है इसके 3 तरीके के फॉर्मेशंस होते हैं। फर्स्ट इज ओशन ओशन कन्वर्जेंट, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट। इसके लिए आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे डाइवर्जिंग लिम्ब है, इसकी वजह से आपके कन्वर्जेंस भी होंगे, वो हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए, जब हमने देखा कि वहाँ से जब डाइवर्जिंग लिम्ब आपका ओशनिक क्रस्ट को पुल अपार्ट कर रहा है, तो ओशनिक क्रस्ट फर्स्ट आता है आपका ओशन ओशन कन्वर्जेंट बाउंड्री और ओशन ओशन कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है, 2 प्लेट होती हैं और इसमें वन ऑफ द स्लैब विल सबडक्ट इनटू द मेंटल। कोई एक स्लैब वो आपके मेंटल में जाएगी, और इस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा कि वो कौन सी स्लैब होगी जो मेंटल में जाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द स्लैब एंड द लेंथ ऑफ द स्लैब। जो भी आपकी स्लैब ज़्यादा डेंसर होगी या ज़्यादा भारी होगी वो आपका लाइटर स्लैब के नीचे चली जाएगी। एंड व्हेन दिस सबडक्टिंग स्लैब विल मेल्ट इन द मेंटल, तो इससे वोल्केनिक इरप्शन होंगे। एंड जो भी ये वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, दीज आर एंडेसाइटिक वोल्केनिक इरप्शन एंड दीज क्रिएट द वोल्केनिक आर्क, जिन्हें हम आर्कीपेलागोस भी बोलते हैं। जैसे कि आपका जापानीज आर्कीपेलागो हो गया, अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो हो गया, एंड फिलीपींस एंड इंडोनेशियन वोल्केनिक रेंजेस हो गए। इसके बाद आता है आपका ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन बाउंड्री। जब आपका ओशन कोई एक स्लैब पूरी ख़त्म हो जाती है, लाइक दिस स्लैब इज़ गोइंग डाउनवर्ड, तो जब ये आपकी पूरी स्लैब नीचे चली जाएगी, देन इट लीड्स टू अ कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब क्या है, जो आपकी ओशन प्लेट है वो अब कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे सबडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। जब आपकी ये प्लेट ओशनिक प्लेट नीचे जाती है, एंड व्हेन इट मेल्ट्स इट कम्स अप एंड फॉर्म्स द volcanoes over the continental crest, and these are the example of Andes mountain and Rockies mountain. And when these both intervening oceanic slabs, जो भी आपकी ये intervening oceanic slabs थी, जब ये get subducted and destroyed after ocean collision and ocean continent collision, the 2 continent blocks now came face to face as continent type of boundary. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ कॉन्टिनेंट क्रस्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो होता क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कभी भी ना मेंटल में जा नहीं सकता। तो ये क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, दे लीड टू डबलिंग ऑफ द क्रस्ट। तो इससे क्या होता है, वन क्रस्ट गेट सस्पेंडेड अबव अदर एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द हाइएस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक हिमालयाज। इसमें क्या हुआ है, जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, लाइक दिस इज इंडियन प्लेट, दिस इज सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट। तो इससे क्या हो रहा है, जो अभी आपके हिमालयाज हैं दीज आर फॉर्मिंग, एंड जो आपका तिब्बतन प्लेटो है दैट टू ऑल्सो राइजिंग। ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और यू कैन से डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इसे हम क्यों डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओशनिक स्लैब्स आर गेटिंग डिस्ट्रक्टेड। जैसे आपने यहाँ पे देखा, these are getting destructed and lead to formation of volcanic mountains. थर्ड आता है आपका कन्वर्जेटिव प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या होता है, कोई प्लेट एक दूसरे के अंदर नहीं जाती है, बट द प्लेट गेट स्लाइड पास्ट और यू कैन से स्लिप पास्ट वन अनदर। इसमें जो ये बाउंड्री होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाउंड्री होती है, यहाँ पे आपके अर्थक्वेक फॉर्मेशन हो जाती है। तो उससे जो भी आपका बीच में जहाँ पे भी इनका इंटरेक्शन हो रहा है 2 प्लेट्स का, वहाँ पे ये प्लेट्स अर्थक्वेक क्रिएट करेंगी। जैसे आप जुआन दी फूका प्लेट्स देख सकते हैं। जुआन दी फूका कहाँ पे, यूएस में। ये एक प्लेट है विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट सैन एंड्रियास फॉल्ट। हम ये आगे आने वाले मैप में देखेंगे जुआन दी फूका प्लेट कहाँ पे है। हमने इंटरेक्शन तो देख लिए,
बट अब ये जान लेते हैं जो भी ये इंटरेक्शन है इनको ड्राइव कौन कर रहा है, और ये जो मैकेनिज्म है प्लेट मूवमेंट का, इसके रीजंस क्या क्या हैं, ड्राइवर्स क्या क्या हैं। तो देखिए इसके 3 ड्राइवर्स हैं विच लीड टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट। फर्स्ट है आपका डाइवर्जिंग मेंटल सेल, जो आपका नीचे से मेंटल की तरफ से लावा आ रहा है, दिस इज क्रिएटिंग अ डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। सेकेंड आपका मैकेनिज्म या ड्राइवर कह सकते हैं वो है when this plate is getting into the mantle, then this slab can slide into the mantle under its own weight। इसे हम कहते हैं स्लैब पुल फोर्स, जिसमें कि ये स्लैब खुद अपने वेट के अंडर में आके खुद मेंटल में अपने आप को पुल कर लेती है। एंड द थर्ड फैक्टर इज रिज पुश फैक्टर, और रिज पुश फोर्स भी बोलते हैं इसे। ये क्या हो रहा है, जब आपका मेंटल यहाँ से आ रहा है नीचे से एंड इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ द मिड ओशनिक रिज, तो जो भी आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ये इसे पुश करता रहता है, एंड दिस फोर्स इज नोन एज रिज पुश फोर्स, एंड दिस लीड टू पुशिंग द प्लेट अपार्ट। पर ये जो आपका फैक्टर है ये बहुत ही मिनिमल रोल प्ले करता है, तो हम इसे उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक तो है आपका मेंटल स्लैब ट्रैक्शन ड्रैग, जो आपका ये मेंटल स्लैब है ये ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है, एंड द सेकंड इज स्लैब पुल फोर्स, जो स्लैब खुद अपने वेट के अंडर नीचे मेंटल में चली जा रही है। अब हम जान लेते हैं व्हाट आर द एविडेंस ऑफ प्लेट डायनेमिज्म और प्लेट मूवमेंट। जो हमें जो भी प्लेट मूवमेंट हो रही है उसके एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिलते हैं। पहला एविडेंस है मिड ओशनिक रिज। हमने अभी देखा था जो भी आपका मिड अटलांटिक के बीच में ओशन रिज बन रहा है, दैट इज़ ऑल्सो द एविडेंस ऑफ प्लेट मूवमेंट। इसमें क्या हो रहा है, जो आपका यहाँ पे रिज क्रिएट हो रहा है, दिस इज पुशिंग द ओशनिक प्लेट अपार्ट। सेकेंड इज अल्टरनेट मैग्नेटिक पोलैरिटी। ये हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लार्ज टॉपिक। इसमें क्या होता है, हमें ये एविडेंसेस हैं कि आफ्टर सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल है दे गेट अल्टरनेटेड, मतलब जो जहाँ पे इस टाइम पे आपका नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वहाँ पे आफ्टर सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आपका मैग्नेटिक साउथ पोल पहुँच जाता है, एंड जहाँ पे अभी मैग्नेटिक साउथ पोल है वहाँ पे आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो जाता है। तो इस बीच में जितने भी आपका मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, एंड व्हेन इट सॉलिडिफाइज इट गेट सॉलिडिफाई इन द मैनर इन विच द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर प्लेस्ड। तो जैसे इस टाइम पे आपका मैग्नेटिक नॉर्थ मान लीजिए यहाँ पे है एंड मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे है, तो इन अल्टरनेट बैंड आपका मैग्नेटिक नॉर्थ इधर आ जाता है एंड मैग्नेटिक साउथ इधर आ जाता है। सो दिस इज द अल्टरनेट मैग्नेटिक पोलैरिटी। सेकंड इज अर्थक्वेक एविडेंसेस। हमें अर्थक्वेक एविडेंसेस मिलते हैं प्लेट बाउंड्रीज पे विच शोज दैट देयर आर सम इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्टिनेंट प्लेट्स विच लीड टू द अर्थक्वेक्स। लाइक इंडिया में जो आपके मोस्टली अर्थक्वेक आते हैं वो आते हैं इन द नॉर्दर्न बेल्ट इन हिमालयन रीजन, एंड ऐसे ही सेम इज़ द केस विद पैसिफिक। पैसिफिक के चारों तरफ जो आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहाँ पे आपको अर्थक्वेक एविडेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एंड सेम इज़ ट्रेंचेस एंड एसोसिएटेड वोल्केनिज्म। आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आपको ट्रेंचेस एंड एसोसिएटेड वोल्केनिज्म देखने को मिलता है। एज ऑफ एशियन फ्लोर ऑल्सो शोज द एविडेंस ऑफ प्लेट डायनेमिज्म। ये कैसे शो करता है कि होता क्या है, व्हेन वी go far away from the mid oceanic ridge the ocean floor get older and older। जो भी आपके ओशन में फॉर्मेशंस बनते हैं जो यहाँ पे होंगी, these are more older than the formation which are formed here। तो ये आपके इधर जितनी भी फॉर्मेशन होंगी these one will be the new and these will be in the older। लास्ट एविडेंस है हमारा हॉटस्पॉट एविडेंस। बेसिकली हॉटस्पॉट का आज तक हमें नहीं पता है, वी डोंट नो अबाउट हाउ these हॉटस्पॉट्स गेट originated, but we know that there is a hotspot somewhat here जिसे हम कहते हैं reunion hotspot, and we know that the Indian plate जब इस reunion hotspot के ऊपर से जा रही थी तो उस टाइम पे इंडिया में जितना भी मैग्मा फ्लो हुआ या फिर इस वोल्केनो की वजह से जितना भी मैग्मा फ्लो हुआ इंडिया में, that get accumulated in the डेक्कन लावा प्लेट्यू, जिसे हम आज डेक्कन लावा प्लेट्यू कहते हैं, that get accumulated in the western part of the Indian subcontinent, and ये बताता है कि Indian plate must have been here at some point of time।
तो ये तो हो गए हमारे एविडेंसेस ऑफ प्लेट डायनेमिज्म एंड प्लेट मूवमेंट। अब आगे देख लेते हैं इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। देखिए, इस थ्योरी में ये तो बताया कि देयर आर कन्वेक्शन सेल और मेंटल सेल विच लीड टू ड्रैगिंग ऑफ द ओशनिक प्लेट, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ द मेंटल सेल्स आर क्रिएटेड। सेकेंड इज, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे लिथोस्फीयर को जितना कोल्ड एंड रिजिड बताया गया है उतना लिथोस्फीयर कोल्ड एंड रिजिड नहीं है, बिकॉज लिथोस्फीयर में हमें एविडेंसेस मिले हैं दैट कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर गेट स्ट्रेच्ड एंड डिफॉर्म्ड बिफोर इट फ्रैक्चर्स। थर्ड, हमें इसमें लिमिटेशन देखने को मिलती है हॉटस्पॉट से रिलेटेड। हमें ये तो पता है हॉटस्पॉट अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, बट हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ इट्स ओरिजिन, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। एंड इसकी लास्ट लिमिटेशन क्या है, इस थ्योरी में ये तो बताया गया कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द destruction of Pangea, but it doesn't tell us much about the earliest ocean and how did the first continent formed from the ocean। जो आपका पहले अर्थ पे ओशन था, क्योंकि अर्थ पे फर्स्ट टाइम ओशन आया, उसके बाद आपका कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हुआ। हमें ये पता पड़ता है कि जो ओशनिक क्रस्ट है इज मच मोर ओल्डर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड दिस थ्योरी ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द continental crust, how this continental crust has been originated. But a more recent microplate tectonic theory explained the origin and evolution of the earliest crust, and this theory along with the original plate tectonic theory is known as the modern global tectonic theory। जो भी हमारी आज की डेट में टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हैं आर formed after getting to know about microplate tectonic theory and the original plate tectonic theory। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें आपको नेम्स में कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखने होंगे, जैसे कि आपका एल्फ्रेड वेगनर के बारे में, हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, पर इसके अलावा आपको एज सच कोई नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट यू मस्ट नो दीज स्टेटमेंट बाय हार्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, और पीछे जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स दी गई हैं दो स्टेटमेंट शुड बी क्रैम्ड बाय यू बाय हार्ट। सो मेक श्योर दिस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आवर चैनल, और इसी तरीके से हम जानते रहेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हैव अ ग्रेट डे।